हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 से एक्सपोर्ट प्रोसीजर, या तो हम कह सकते हैं स्टेप्स ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के क्या क्या स्टेप्स है वो देखने वाले हैं। और बात करें मार्किंग स्कीम की, तो आप लोग की एग्जाम में ये पूछा जाएगा 5 मार्क का। ठीक है, वैसे टॉपिक ना इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक यही है, बट बहुत ईजी है। और आपको पता है यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ ना वो रियल लाइफ में होता है। मतलब बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि जो पढ़ाई में आता है वो रियल लाइफ में नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी सारे स्टेप मैं बताऊंगा, फ्यूचर में जाके अगर मान लो आप कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, अपने देश से दूसरे देश में कोई चीज बेच रहे हो, तो उसके क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं ना, वो आज की इस लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 11th में हो या 12th में आने वाले हो, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जिसके लिए यूजीटी ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से, जहां पे कोर्स अवेलेबल है 11th हो चाहे 12th हो, जहां पे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाता है। लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं, डाउट्स भी सॉल्व करवाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। तो डेफिनेटली आपके हर एक डाउट सॉल्व होंगे, आपका मतलब कंसेप्ट एकदम चकाचक हो जाएगा। और आपको पता है अभी तक बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी किसका वेट कर रहे हो? जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो और अपने स्कोर को इंक्रीज करो। चाहे वो फिर स्कूल का स्कोर हो, चाहे फिर वो बोर्ड का स्कोर हो, आपके बोर्ड के मार्क्स हो या स्कूल के मार्क्स हो, डेफिनेटली अच्छे आएंगे अगर आप लोग हमारी इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, एक्सपोर्ट प्रोसीजर। चलो तो देखते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब देखो इसके अंदर ना 16 हेड पॉइंट्स है। हेड पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, बट एग्जाम में अगर आता है तो 16 के 16 नहीं लिखना है। और अब मैं आपको बता दूं कि ये सीक्वेंस में ही लिखने होते हैं, तो आप 16 की जगह 8 याद कर लो, स्टार्टिंग के 8। अगर एग्जाम में आता है 5 मार्क में, ठीक है, तो आप 8 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो, सफिशिएंट है। बट ज़्यादा करोगे तो फिर आपका टाइम पूरा ही बिगड़ जाएगा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। और मैं आपको जिस तरह से समझाऊंगा ना, वो इतना परफेक्ट समझाऊंगा कि आप अपने दोस्त को जाके बता सकते हो। ठीक है, इतना डिटेल में इजी तरीके से समझाऊंगा। और इस टॉपिक को एक कहानी की तरह लेना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप समझाते जाऊंगा। बस हेड पॉइंट आप लोग अच्छे से इसके याद कर लो, अंदर खुद बना के लिखना है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। नंबर 1 है गेटिंग एन ऑर्डर। अब देखो जब भी मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो पहले मेरे को क्या लेना पड़ेगा? ऑर्डर। जैसे मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया कोई चीज को बेचना चाहता हूं, ठीक है, तो वहां से मेरे को पहले ऑर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्टर जो होता है ना वो ऑर्डर लेता है, किससे ऑर्डर लेगा? इंपोर्टर से, क्योंकि मैं एक्सपोर्टर हूं। अब अपने आप को एक्सपोर्टर समझो, ठीक है, मैं एक्सपोर्टर हूं, मेरे को ऑस्ट्रेलिया में गुड्स भेजने हैं, तो इंपोर्टर सामने वाले से मेरे को ऑर्डर तो लेना पड़ेगा। इस ऑर्डर के अंदर सारी डिटेल्स होगी गुड्स के रिलेटेड, क्वांटिटी, प्राइस जो भी डिसाइड है, पैकिंग, डेट ऑफ डिस्पैच, डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस, डिटेल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, हर एक चीज इसके अंदर मेंशन होगी जो भी हम लोग उसको गुड्स भेजेंगे। इवन जो मोड ऑफ पेमेंट है ना बिल का, वो कैसे होगा, सारी टर्म्स कंडीशन इसके अंदर मेंशन कर रखी होगी। ये ऑर्डर रिसीव करने से पहले एक्सपोर्टर जो होता है ना वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है सामने वाले की भी, मतलब इंपोर्टर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तो है ना। क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है अगर मैंने ऑर्डर ले लिया, वो पैसा ही नहीं पे कर पा रहा है, तो मैंने सब कुछ रेडी कर दिया, गुड्स अब बस जाने ही वाला है उसकी कंट्री में, उससे पहले वो बोलता है कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। उसकी हम लोग फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पहले से ही चेक कर लेते हैं कि वो पैसा पे कर पाएगा कि नहीं, क्रेडिटेबिलिटी देखते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट मैटर इंपोर्टर के रिलेटेड वो हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो ये था पहला गेटिंग एन ऑर्डर। दूसरा बढ़ते है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब जो एक्सपोर्टर होता है ना उसको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है उन गुड्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ के अंदर आते हो। क्योंकि देखो एक लिस्ट होती है कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इतना जनरल लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, और अगर मान लो इसके अलावा कुछ ऐसी आइटम्स है जो फ्री है, ठीक है, आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए जनरल लाइसेंस लेना है। बट आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा उन गुड्स के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेने के लिए क्या करना है? आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। कहां फॉर्म फिल करना है? ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का एक फॉर्म फिल करना है और उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको देनी है। क्लियर आइडेंटिटी ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर कौन है उसकी आइडेंटिटी बतानी है, फिर एक्सपोर्टर की सारी डिटेल्स लगेगी, कैसे आप पेमेंट मतलब रेगुलर पेमेंट का आपको एश्योरेंस करना है, इनकम टैक्स आप रेगुलर पे करते हो कि नहीं, या कोई भी टैक्स है वो पे करते हो कि नहीं। एंड दोज प्रोफेशनल्स वो एक्सपोर्ट रेगुलरली आर कॉल्ड एक्सपोर्ट हाउस। अगर मान लो कि
मेरा बिजनेस है एक्सपोर्ट करने का और मैं रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट करता जा रहा हूं तो मैं एक्सपोर्ट हाउस माना जाऊंगा। ठीक है, मेरे को एक्सपोर्ट हाउस कहा जाएगा। क्या पता 1 मार्क में भी ये पूछ लिया जाए कि एक्सपोर्ट हाउस क्या होता है, बता दो। तो याद रखना कि वो प्रोफेशनल जो रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट करते हैं उनको एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता है। क्लियर है? तो यहां पे अपने ने क्या पढ़ा, 2 तरह के लाइसेंस होते हैं। एक होता है ओपन लाइसेंस, जो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी है, जो फ्रीली है, आप कर सकते हो तो फटाफट आपको मिल जाता है। बट अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ के अंदर आपका गुड्स आता है तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। कहां फॉर्म फिल करना है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। क्या वो लोग सारी चीज देखेंगे एक्सपोर्टर के रिलेटेड कि वो भाई रेगुलर पेमेंट करता है कि नहीं, उसकी डिटेल्स चेक करेंगे, सब सही लगेगा तो फिर जाके उसको एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो कलेक्टिंग गुड्स। अब देखो हमारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस आ गया, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पूरा अप्रूवल है। ठीक है, ऑर्डर मिल गया, हमने गवर्नमेंट लाइसेंस ले लिया, सॉरी एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया गवर्नमेंट के पास से। अब कलेक्टिंग द गुड्स, अब जो एक्सपोर्टर है ना वो गुड्स को कलेक्ट करेगा एज पर द इंपोर्टर्स ऑर्डर। इंपोर्टर के ऑर्डर के हिसाब से वो गुड्स को कलेक्ट करेगा आफ्टर ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस। एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलने के बाद अब देखो क्या होता है कि एक्सपोर्टर या तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा, यहाँ पे देखो बोल्ड किया हुआ है कि या तो वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा ऑर्डर के हिसाब से, या तो अगर वो ट्रेडर है तो वो गुड्स को कलेक्ट करेगा, मतलब किसी और से मैन्युफैक्चर करवाएगा और उसके पास से गुड्स लेकर के आएगा। 2 चीज हो सकती है, या तो वो खुद मैन्युफैक्चर करे या तो कहीं से गुड्स खरीद के लाए। तो अल्टीमेटली गुड्स को उसने कलेक्ट किया। डन। नंबर 4 है फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी। तो अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले हमने ऑर्डर लिया, फिर हमने एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया, तीसरे में हमने कलेक्ट किया गुड्स को। ठीक है, अब गुड्स कलेक्ट करने के बाद फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी भी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को पेमेंट ना रुपीज में नहीं आएगा, वो अपनी कंट्री की करेंसी में पेमेंट करेगा। या तो फिर वो रुपीज में भी पेमेंट करे, तो या तो अगर यूएस डॉलर में करता है तो भी हम लोग को एक्सेप्ट करना रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा इसमें, तो बहुत सारे कंट्रोल्स पहले हुआ करते थे फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के। बट आपको पता है कि 1991 में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के तहत ये जो फॉरेन एक्सचेंज की एक्टिविटीज है ना वो और ज्यादा ईजी हो गई है, और इंपोर्टर जो है ना वो पेमेंट कर देता है एक्सपोर्टर को जो भी एक्सपोर्टर की करेंसी है। जैसे मान लो रुपीज है तो रुपीज में पे करेगा, या तो यूएस डॉलर में भी पे कर सकता है। तो आरबीआई और उसने जो भी बैंक को अपॉइंट किया है या इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट किया है ना वो पूरा कंट्रोल रखता है फॉरेन एक्सचेंज पे, मतलब कि जो भी पैसा फॉरेन से आता है ना उस पर पूरा नजर रखती है आरबीआई, उस पूरे को संभालती है। इन शॉर्ट फॉरेन करेंसी पूरा का पूरा मैनेज करती है आरबीआई। आरबीआई को कस्टोडियन भी कहा जाता है फॉरेन करेंसी का, यानी कि करता धरता है कि फॉरेन करेंसी कितनी कंट्री में आ रही है, कितनी जा रही है, पूरा आरबीआई मैनेज करता है। देयरफॉर द एक्सपोर्टर हैज टू मेक एन एप्लीकेशन टू द आरबीआई। तो एक्सपोर्टर जो होता है उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है आरबीआई को। क्यों एप्लीकेशन देनी है? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अगर आया, फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव हुआ तो कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है, अगर इंपोर्टर मान लो हमारी करेंसी में नहीं देता है, डॉलर्स वगैरह में देता है, तो वो कन्वर्ट करके मेरे को कौन देगा? आरबीआई देगा। पता है आपको, जैसे हम लोग ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब का पेमेंट ना हमेशा डॉलर में आता है। तो डॉलर में तो आता है, पर डॉलर में यहाँ खर्च कैसे करूंगा? तो डॉलर तो खर्च हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे बैंक वाले आरबीआई से कनेक्टेड है, आरबीआई के पास वो डॉलर्स भेज देते और आरबीआई उनको रुपीस दे देते। तो इस तरह से एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक्सपोर्टर जो है ना वो कंप्लीट डिटेल्स अपनी देता है उसके एप्लीकेशन की, कितना फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है, कितना वो पैसा कमाएगा, हर एक चीज वो यहाँ पे बताएगा। और एक्सपोर्टर को ना एक कॉपी भी सबमिट करनी पड़ती है उसके एप्लीकेशन की। किसको सबमिट करनी पड़ती है? बैंक को या तो इंस्टीट्यूशन को जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जिसके थ्रू पैसा आने वाला है। ठीक है, अगर मान लो मेरी बैंक में आ रहा है तो मेरे को एप्लीकेशन देना पड़ेगा जहां पे सारी डिटेल्स मेरे को प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे अपने ने पैसों का भी बंदोबस्त कर लिया कि अगर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो मेरे पास रुपीज में कन्वर्ट होके आ जाएगा। फिर है ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको ना एलओसी भी कहते हैं शॉर्ट में, लेटर ऑफ क्रेडिट को। अब इसमें होता क्या है कि अब देखो मैं गुड्स को भेज रहा हूं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो भी बंदा है जो मेरे को जिसने ऑर्डर दिया है, क्या वो सच में मेरे को पेमेंट कर पाएगा कि नहीं? मेरे को उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज तो चेक करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी चेक किए बिना मैं उसको गुड्स कैसे भेजूं भाई? गुड्स पहुंच गए, पेमेंट ही नहीं किया तो मैं तो लटक जाऊंगा ना भाई, मैं तो मेरे तो गुड्स भी गए और पैसा भी नहीं आया, डबल नुकसान हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली जो एक्सपोर्टर होता है ना वो चेक करता है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी किसकी, इंपोर्टर की। जो ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा है उसकी मैं चेक करूंगा कि भाई वो पे कर पाएगा कि नहीं। कैसे चेक करूंगा, तो मैं चेक करूंगा लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, ठीक है। बिफोर एक्सपोर्टिंग द गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पहले, बिल बनाने से पहले मैं उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस चेक कर लूंगा, एंड फॉर विच एक्सपोर्टर राइट्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द इंपोर्टर टू डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज बैंक। अब यहाँ पे एक्सपोर्टर यानी कि मैं उसको बोलूंगा कि भाई एक काम कर, तू अपनी बैंक के पास जा और अपनी बैंक के पास जा करके मांग लेटर ऑफ क्रेडिट, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे को दे दे। अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देती है, बैंक देती है। अब ध्यान से सुनना, ये हूं मैं, ठीक है। मैं मतलब कौन, एक्सपोर्टर, मैं एक्सपोर्टर हूं, और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा है वो है इंपोर्टर, जिसको मेरे को गुड्स को बेचना है, ठीक है। अब ये जो इंपोर्टर है वो जाएगा अपनी बैंक के पास और बैंक को जाके बोलेगा एक काम करो, मेरे को ना लेटर ऑफ क्रेडिट दो, और बैंक इसको लेटर ऑफ क्रेडिट देगी। इसका मतलब बैंक गारंटर बन चुकी है कि अगर मान लो ये पेमेंट नहीं करेगा ना तो बैंक करेगी। तो अल्टीमेटली लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे ही नहीं मिलता, ठीक है। उसकी अच्छी खासी फाइनेंशियल साउंडनेस होगी, क्रेडिट वर्दीनेस होगी, तभी जाके उसकी बैंक उसको लेटर ऑफ क्रेडिट देगी। वो लेटर ऑफ क्रेडिट किसको मिलेगा, मेरे को मिलेगा, और मेरे हाथ में जब वो लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा मैं देखूंगा कि हाँ भाई सही है, लेटर ऑफ क्रेडिट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके मैं उसको गुड्स डिलीवरी करूंगा। बट उससे पहले मैं कुछ भी आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मेरे पास लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं आता। तो एक्सपोर्टर जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर से मांगता है, या लेटर ऑफ क्रेडिट कह सकते हैं, ठीक है। और इसको ही लेटर ऑफ, मतलब ये सर्टिफिकेट को ही लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, जो बताता है उसकी क्रेडिटेबिलिटी मतलब कि उसकी, हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें ना तो उसकी रेप्यूटेशन बताता है, गुडविल बताता है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट किसी को भी नहीं मिलता, बैंक ना उसको ही देती है जिसकी फाइनेंशियल साउंडनेस हो, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट हाथ में आया, क्योंकि देखो अगर मैं उसकी बैंक से पैसा निकाल सकता हूं अगर वो फिर गया तो, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे ही नहीं दिया जाता, हर एक चीज चेक करने के बाद दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे, एश्योरिटी मिल गई कि कुछ भी हो जाए मेरे को तो पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। किसके थ्रू एश्योरिटी हो गई, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। क्लियर। अब आप लोग सोचोगे कि सर आप कैसे पेमेंट लोगे, ये तो आपके पास सिर्फ कागज आया। भाई चेक की तरह समझो, मैं अगर लेटर ऑफ क्रेडिट को मेरी बैंक में जाके जमा करा दिया ना, ये मेरी बैंक है, तो मेरी बैंक मेरे को पैसा दे देगी तुरंत, और काट लेगी इसकी बैंक से कट जाएगा, मेरी बैंक में पैसा आ जाएगा। तो ऐसा समझ लो कि लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता है जो फाइनेंशियल साउंडनेस चेक करता है इंपोर्टर की, जो भी पेमेंट कर रहा है ना उसकी। समझ आ गया, बहुत ईजी है, ज्यादा कंफ्यूजन में ना पड़ना होना तो इतना याद रखना, इंपोर्टर एक डॉक्यूमेंट देता है एक्सपोर्टर को जिससे उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस चेक हो जाए, फाइनेंशियली वो कैपेबल है कि नहीं वो दिख जाए, इसलिए उस डॉक्यूमेंट को लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट
रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देन बात करें तो नंबर 6 है ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर। अच्छा, शिपिंग ऑर्डर मतलब क्या? तो एक्सपोर्टर जो होता है ना वो कांटेक्ट करता है शिपिंग कंपनी को, ठीक है, जो भी वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। अगर मान लो मैं सी वेज के थ्रू, जहाज के थ्रू, समंदर के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो मैं कांटेक्ट करूंगा शिपिंग कंपनी को, और ये जो शिपिंग कंपनी है उसको मैं लिखूंगा एक एप्लीकेशन। मैं बोलूंगा कि मेरे को ना इस डेट पे ये गुड्स जो है, ये सर्टेन डेट पे गुड्स भेजने हैं ऑस्ट्रेलिया, इस कंट्री में भेजने हैं, और उस एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स लिखूंगा गुड्स के रिलेटेड। मैं उसकी क्वांटिटी लिखूंगा, उसका वेट, साइज, डेट ऑफ सेंडिंग गुड्स, कौन सी डेट पे भेज रहा हूं, गुड्स की प्राइस क्या होगी, हर एक चीज को उस एप्लीकेशन में मेंशन करूंगा। इन शॉर्ट शिपिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑर्डर जो इश्यू किया जा रहा है कैप्टन, शिप के कैप्टन को। कौन इश्यू कर रहा है? शिपिंग कंपनी। जैसे मान लो कोई शिपिंग कंपनी XYZ, ठीक है, उसने मेरे को शिपिंग ऑर्डर दिया, मतलब कि वो कैप्टन को ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई ये गुड्स इसका है, ये लोड कर देना शिप में और इस कंट्री तक पहुंचा देना। क्लियर हो गया? उसको ही अपने क्या बोलते हैं? शिपिंग ऑर्डर बोलते हैं। और शिपिंग ऑर्डर के बेसिस पे जो शिप का कैप्टन है वो उस गुड्स को एक्सेप्ट करता है। और इन केस अगर मान लो कोई एक्सपोर्टर है जो चाहता है कि पूरी की पूरी शिप बुक कर लो भाई, पूरी की पूरी शिप भर के मैं उस कंट्री में गुड्स भेजना चाहता हूं, तो बड़े लेवल पे पूरी की पूरी शिप मैंने बुक कर दी है, तो उसको चार्टर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं। क्लियर? और ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ना शिपिंग कंपनी और एक्सपोर्टर के बीच में, क्या कहा? शिपिंग कंपनी और एक्सपोर्टर के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है कि पूरी पूरी शिप बुक की जा रही है और उस पर जो भी रेंट वेंट लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं शिप खरीद नहीं रहा हूं, खाली शिप बुक करी है उस कंट्री तक गुड्स पहुंचाने के लिए। तो उन दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ ना, तो उसको चार्टर पार्टी एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टर पार्टी एग्रीमेंट कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं, ये भी 1 मार्क में आ सकता है और ये भी 1 मार्क में आ सकता है। तो आप लोग ना अच्छे से कर लेना कि चार्टर क्या होता है, चार्टर पार्टी एग्रीमेंट क्या होता है। चार्टर मतलब पूरी की पूरी जब शिप बुक की जाती है एक्सपोर्टर के द्वारा, ठीक है, तो उसको चार्टर कहते हैं, और जो एग्रीमेंट होता है शिपिंग कंपनी और मेरे बीच में उसको चार्टर पार्टी एग्रीमेंट कहते हैं। देन है नंबर 7 पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ओके, एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करना है, तो एक्सपोर्टर होता है ना उसको एक्साइज ड्यूटी को पे करना है। अगर मान लो गुड्स एक्साइजेबल है, एक्साइजेबल मतलब उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी है या तो एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। अब देखो बहुत से गुड्स ऐसे भी होते हैं जिस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है और बहुत से गुड्स होते हैं जिस पे एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है। तो एक्सपोर्टर को एक शिपिंग बिल रेडी करना है जिसमें हर एक डिटेल्स लिखनी है। सामने इंपोर्टर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, क्या प्राइस है गुड्स की, वेट, क्वालिटी, क्वांटिटी, फिर कौन से पोर्ट पे पहुंचाना है उस गुड्स को, कौन से पोर्ट पे बोर्ड करना है, शिप का नाम क्या है, शिपिंग कंपनी का नाम क्या है, ये सारी चीजें ना डिस्क्राइब करनी रहती है। और एक्साइज ऑफिसर फिर गुड्स की प्राइस के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे कैलकुलेट करता है कि भाई ड्यूटी तेरे को कितनी पे करनी है, और एक्साइज ऑफिसर एक अमाउंट बता देगा कितनी ड्यूटी पे करनी है शिपिंग बिल को चेक करके, और सारे गुड्स को खुद अगर जरूरत पड़ी तो खुद जाएगा एक्साइज ऑफिसर, गुड्स को चेक करेगा, बिल रेडी करेगा और उसको बता देगा कि भाई इतना तेरे को एक्साइज ड्यूटी पे करना है। एंड व्हेन देन एक्सपोर्टर पेज द अमाउंट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। अगर मान लो एक बार एक्सपोर्टर ने एक्साइज ड्यूटी पे कर ली, ठीक है, एक तरह से समझ लो टैक्स वैक्स है, ठीक है, जो एक्सपोर्टर पे करता है, तो उसको परमिशन मिल जाती है कि वो अपने गुड्स को ले जा सकता है पोर्ट पे। ठीक है, गुड्स को पोर्ट पे वो आसानी से ले जा सकता है जब एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पे कर दी हो तो। नेक्स्ट है पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स। देखो भाई, पैकिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स जो होता है ना वो ट्रांसपोर्ट बहुत लंबे डिस्टेंस पे होने वाला है, तो उसको प्रॉपर तरीके से पैक किया जाता है कि उसको डैमेज ना हो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, या तो ह्यूमिडिटी की वजह से। ह्यूमिडिटी मतलब आपको पता है ना, समंदर का वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा होता है, थोड़ा भेज वाला होता है ना, सीलन वाला होता है, भेज होता है वातावरण में, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत क्रिएट होती है एटमॉस्फेयर में, तो गुड्स बिगड़ सकता है। ठीक है, अगर मान लो मैं कागज वागज भेज रहा हूँ तो आपको पता ही है ना बारिश के सीजन में कागज कैसे हो जाते हैं, तो मैं मान लो उस कंट्री में पेजेस भेज रहा हूँ तो भाई खराब हो सकता है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है गुड्स, तो मेरे को प्रॉपर पैकिंग करनी है। और समटाइम शिपिंग कंपनी ना पैकिंग के साइज के बेसिस पे भी फेयर को डिसाइड करती है।
कि मेरा शिप जो पैकिंग है वो कितना बड़ा है, उसके बेसिस पे भाड़ा नक्की किया जाएगा कि कितना भाड़ा लगेगा ले जाने का। और पैकिंग हमेशा जो है वो इंपोर्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही होती है, जो इंपोर्टर कहता है, और उसके ऊपर ना मार्किंग भी की जाती है। मार्किंग मतलब मैंने एक बार मान लो गुड्स को पैक कर दिया, ठीक है, कार्डबोर्ड में या किसी में भी मैंने पैक कर दिया, उस पर मार्क करके लिख दिया जाता है कि उसकी डिटेल्स लिख ली जाती है, ठीक है, किसकी डिटेल्स, उस गुड्स की, कि वो कितना पैकिंग हुआ, ये वो सारी डिटेल्स लिख लेते हैं। डिटेल्स लाइक क्या क्या डिटेल होती है, नेम एड्रेस इंपोर्टर का, एक्सपोर्टर का नेम एड्रेस, फिर कौन से पोर्ट पे पहुंचाना है गुड्स वो लिखते हैं, गुड्स का वेट क्या है, हर एक चीज मार्किंग में हम लोग लिख लेते हैं। तो अल्टीमेटली पैकिंग कर लिया, उसके ऊपर पैकिंग करने के बाद उसके ऊपर मार्किंग भी कर लिया, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, गेटिंग इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स। देखो जब भी एक्सपोर्ट करते हो इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस के बिना गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं सकता, ऐसा समझ लो। तो देखो गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अब रिस्क क्या होता है, समंदर में साइक्लोन आ गया, ठीक है, साइक्लोन आ गया, पूरी शिप पलट गई, उसमें से एक आध कंटेनर गिर गया, उसी कंटेनर में अपना गुड था, या तो फिर साइक्लोन की वजह से गुड्स में पानी घुस गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। डैमेज इन गुड्स ड्यू टू वेदर, ड्यू टू पायरेट्स, हाँ पायरेट्स का भी खतरा होता है, पता है, शिप जो जहाज होता है ना वो कहीं पे भी नहीं जाता, उसका एक फिक्स रूट होता है। अगर मान लो कभी कभी वो रूट से बाहर चला गया तो पायरेट लोग आके लूट के चले जाएंगे। और पुराने जमाने जैसे पायरेट नहीं होते, AK-47 बंदूक लेके आते हैं और पूरी शिप को बंदी बना लेते, जितने भी लोग हैं या मार देते और पूरी शिप को लूट के चले जाते हैं, पूरी की पूरी शिप लेके ही चले जाते हैं कभी कभी, तो ठीक है। तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है, तो कोई भी तरह का लॉस ना हो इकोनॉमिक तरीके से, इसलिए सीवे के थ्रू हम लोग को इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। और यहाँ पे एक एग्रीमेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ इस रिगार्डिंग, और एक्सपोर्टर को ना एक कवर नोट लेना पड़ता है। जब भी मैं प्रीमियम पे कर लेता हूँ इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देती है और उसको अपने कवर नोट कहते हैं। क्या कहते हैं, कवर नोट कहते हैं। तो कवर नोट बताता है कि मेरे गुड्स का इंश्योरेंस हो चुका है, क्लियर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अपने को कवर नोट कलेक्ट करना है। देन है ऑब्टेनिंग कार्टिंग ऑर्डर। अच्छा, कार्टिंग ऑर्डर क्या है, ध्यान से सुनना। कार्टिंग ऑर्डर मतलब परमिशन कि मैं मेरे गुड्स को शिप पे भेज सकता हूं, ठीक है। उस परमिशन को ही क्या कहता है, कार्टिंग ऑर्डर कहता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है। तो याद रखना कि जब गुड्स को परमिशन दी जाए कि आप इस गुड्स को रख सकते हो शिप के अंदर, तो उसको कार्टिंग ऑर्डर कहते हैं। और एक्सपोर्टर जो होता है ना, वो एप्लीकेशन भेजता है पोर्ट अथॉरिटी को कि ये गुड्स जो है वो कहाँ से एक्सपोर्ट करना है। हर एक तरह का एक्सपोर्टर एप्लीकेशन लिखता है पोर्ट अथॉरिटी को, और गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कार्टिंग ऑर्डर। कार्टिंग ऑर्डर के लिए वो एप्लीकेशन लिखता है। उस एप्लीकेशन में भी सारी डिटेल्स लिखनी होती है शिपिंग बिल के साथ, ठीक है, पेमेंट कर दिया है कि नहीं, एक्साइज ड्यूटी का हर एक चीज लिखनी है। और जब एक्सपोर्टर पोर्ट एक्सपेंस पे कर देता है, अब देखो पोर्ट का भी खर्चा अलग, भाई गुड्स को मेरा गुड्स ट्रक के थ्रू या ट्रेन के थ्रू पहुंच तो गया, बट उसको अब शिप में भी तो रखना है, तो उनके भी जो खर्चे होते हैं वो पे करने होते हैं। जैसे ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस है, ट्रांसफर ऑफ द गुड्स के, या गुड्स को शिप में बोर्ड करना है। अब आपको पता होगा क्रेन होती है ना, कभी आप फोटो देखना, क्रेन होती है, वो क्रेन ट्रक में से वो बोलते हैं ना कंटेनर को उठाती है और फिर ऐसे पकड़ के वो रख देती है शिप के अंदर। तो इस तरह से ये जो सारे खर्चे हो रहे हैं, उठा के रखना, बोर्ड करना, ये सारे खर्चे वो लोग हमसे चार्ज करते हैं, जिसको अपने कार्टिंग ऑर्डर में गिनते हैं, क्लियर। तो कार्टिंग ऑर्डर मिल गया, परमिशन मिल गई। अब होता है मेट रिसिप्ट। अच्छा, मेट रिसिप्ट क्या होता है, तो जब गुड्स एक बार बोर्डर हो जाता है शिप पे कार्टिंग ऑर्डर के बेसिस पे, कार्टिंग ऑर्डर मिला, अब मैंने शिप पे गुड्स को रख दिया। अब जो शिप का रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको कैप्टन कहते हैं, नाम तो सुना ही होगा, कप्तान जैक स्पैरो, है ना, पता ही होगा कि एक कैप्टन होता है शिप का जिसको मेट कहते हैं। कैप्टन को क्या कहते हैं, मेट कहते हैं, याद रखना। और ये जो मेट होता है वो चेक करता है कि गुड्स को शिपिंग बिल के हिसाब से रखा है कि नहीं, शिपिंग बिल के हिसाब से गुड्स है कि नहीं। पता चला बिल में कोई और गुड्स बोल रहा है, एक्चुअली में कोई और गुड्स है, तो वो चेक करता है, ठीक है। और गुड्स को एक बार लोड कर दिया शिप पे, तो उसके बाद एक रिसिप्ट इशू की जाती है शिप का जो कैप्टन होता है उसके द्वारा, ठीक है, और उस रिसिप्ट को कहते हैं मेट रिसिप्ट। अब ये जो शिप का कैप्टन है ना, वो खुद जाएगा गुड्स की पैकिंग चेक करेगा कि भाई मैंने प्रॉपर तरीके से पैकिंग वैकिंग तो की है ना, गुड्स की चेक करेगा। और अगर कैप्टन को लगेगा कि भाई इन लोगों ने ढंग से पैकिंग नहीं किया है, गुड्स सूटेबल नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स को हम नहीं ले जा सकते, तो वो मेरे को फुल रिसिप्ट दे देगा। और फुल रिसिप्ट देगा मतलब मेरे को गुड्स को निकालना पड़ेगा वो शिप से, प्रॉपर पैकिंग करना पड़ेगा, या तो फिर नेक्स्ट जो भी शिप आ रही है उसमें देना पड़ेगा। बट अगर कब होगा फुल रिसिप्ट, अगर कैप्टन को लगता है
कि पैकिंग ढंग से नहीं हुआ है तभी जाके। एंड इफ ऑल मैटर आर प्रॉपर, कैप्टन देखता है, रिसिप्ट में देखता है कि ये जो गुड्स है ये गुड्स है, क्या सेम है? हाँ सेम है। पैकिंग क्या सही से है? हाँ पैकिंग बहुत सही से की है, सब बढ़िया है, कोई नहीं, मैं दे देता हूं क्लीन रिसिप्ट। और एक बार कैप्टन ने क्लीन रिसिप्ट दे दिया, दैट मीन्स कि हम अब जाने को तैयार है, हमारा गुड्स रेडी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग बिल ऑफ लेडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, याद रखना नाम, बिल ऑफ लेडिंग। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग जो ओनरशिप बताता है। अब देखो पहले ओनरशिप मेरी थी, बट अब मैं एक्सपोर्टर हूं, अब वो ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा इंपोर्टर था, मैं जब उसको गुड्स भेजूंगा तो बाद में शिप जाने के बाद वो ओनरशिप किसकी हो जाएगी? उस सामने वाले बंदे की। अब सोचो एक जहाज के अंदर कितने सारे गुड्स होते हैं, है ना, कितने सारे हजारों गुड्स होंगे, अलग अलग लोगों के, अलग अलग कंपनियों के, बिजनेस के कितने सारे गुड्स होंगे। अब इतने सारे गुड्स में से उसका कौन सा है? मतलब मैंने तो भेज दिया, पर कैसे पता चलेगा कि वो इंपोर्टर है और मेरा ही गुड्स उसका है? ठीक है, वो पता कैसे चलेगा? बिल ऑफ लेडिंग के थ्रू। इसलिए बिल ऑफ लेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या होता है, एक्सपोर्टर बिल ऑफ लेडिंग लेता है, कहां से मिलता है बिल ऑफ लेडिंग? तो शिपिंग कंपनी से मिलता है। शिपिंग कंपनी से मेरे को बिल ऑफ लेडिंग मिलता है, बट कब? जब मैंने उसको शिपिंग कंपनी को दिया कि भाई देखो कैप्टन जो है शिप का, उसने क्लीन मेट रिसिप्ट दी है, सब चीज प्रॉपर है, बढ़िया है, लो आप अपनी मेट रिसिप्ट अपने पास रखो जो कैप्टन ने दी है। कैप्टन की दी हुई मेट रिसिप्ट शिपिंग कंपनी वाले देखेंगे, हाँ भाई बराबर है, अब शिपिंग कंपनी मेरे को देंगे बिल ऑफ लेडिंग। क्या देंगे? बिल ऑफ लेडिंग देंगे। याद रखना बिल ऑफ लेडिंग कहां से मिलता है? शिपिंग कंपनी से मिलता है। अब बिल ऑफ लेडिंग एक एग्रीमेंट है शिपिंग कंपनी का, एक्सपोर्टर का, कि ये जो गुड्स है वो इस पोर्ट से उस पोर्ट पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, है ना। शिपिंग ये क्या है? एक तरह से बिल ऑफ लेडिंग एग्रीमेंट है कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पे ये गुड्स को भेजा जाएगा। क्लियर? और उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है, एक्सपोर्टर का नेम, शिप का नेम, कितना फ्लाइट का खर्चा होगा, गुड्स की डिटेल क्या है, गुड्स की क्वांटिटी क्या है, प्राइस, वेट, नेम एक्सपोर्टिंग पोर्ट का, टर्म्स कंडीशन, हर एक चीज उस पर लिखी होगी। तो बिल ऑफ लेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और याद रखना बिल ऑफ लेडिंग की 3 कॉपी रेडी की जाती है। कौन सी 3 कॉपी? तो पहली जो है वो किसके पास रहेगी? शिपिंग कंपनी के पास रहेगी। ठीक है, दूसरी कॉपी, बाकी की 2 कॉपी एक एक्सपोर्टर के पास रहेगी और दूसरी भेज दी जाएगी इंपोर्टर को। ठीक है, और इंपोर्टर जब गुड्स रिसीव करने आएगा ना उसके पोर्ट पे, अब देखो 3 कॉपी है, एक कंपनी के पास, एक मेरे पास और तीसरी है इंपोर्टर के पास। अब जब गुड्स ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया तो वहां पे इंपोर्टर लेके आएगा बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग कंपनी को दिखाएगा, देखो ये है मेरा गुड्स। शिपिंग कंपनी चेक करेगी, उनके पास जो बिल ऑफ लेडिंग है और इंपोर्टर के पास सेम मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो जाके उसको वो गुड्स दे दिया जाएगा। सो दैट्स व्हाई बिल ऑफ लेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तो बहुत इजी है, इसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि गुड्स कहाँ का है, किस कंट्री का है, वही तो बताता है सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो बताता है कि गुड्स कहां पे प्रोड्यूस किया गया है, उस सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। 1 मार्क का आ सकता है। बिल ऑफ लेडिंग भी एग्जाम में 1 मार्क का आ सकता है। ठीक है, चलो, तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट मेड बाय डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग एग्रीमेंट जो डिफरेंट कंट्रीज ने बनाए हैं, रिस्पेक्टेड कंट्री प्रोवाइड रिलीफ ऑन इंपोर्ट एक्साइज। बहुत सी कंट्री के अंदर इंपोर्ट एक्साइज पे रिलीफ होता है। और इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ अंडर दिस एग्रीमेंट, अगर मान लो कोई कंट्री है जो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, वो बोलता है अगर इंडिया में कोई गुड्स बनाए ना तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं करना है, आप जाओ जान दो, कोई इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कुछ पे नहीं करना है। तो पता कैसे चलेगा कि वो गुड्स इंडिया में बनाए? तो वो पता चलेगा इस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से। और बहुत सी बार ऐसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की वजह से रिलीफ भी मिलता है। ठीक है, और ऐसा सर्टिफिकेट कहां से हमको मिलता है? तो ट्रेड एसोसिएशन से मिल सकता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिल सकता है, या तो फिर गवर्नमेंट के पास से मिल सकता है। 3 जगह से हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी? ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और गवर्नमेंट। तो यहां पे अपने को मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 14, कंस्यूलर इनवॉइस। क्या होता है कंस्यूलर इनवॉइस? तो जब एक्सपोर्टेड गुड्स सामने वाली कंट्री में इंपोर्टर के पास पहुंच जाते हैं तो एक्साइज ऑन दैट गुड्स हैज टू बी पेड, कि ऑलरेडी एक्साइज हमने पे कर चुकी है। टू मेक द पेमेंट ऑफ एक्साइज सिंपल, एकदम एक्साइज का पेमेंट सिंपल करने के लिए कंस्यूलर इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे एक्सपोर्टर ये सर्टिफिकेट लेता है कि जो गुड्स की प्राइस है, ठीक है, वो कंस्यूलर, फ्रॉम द कंस्यूलर इज कॉल्ड कंस्यूलर इनवॉइस, गुड्स की प्राइस उस इनवॉइस में लिखी होती है। अब देखो
मैं गुड्स की प्राइस कुछ भी बोलूंगा, कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना कि ये गुड्स की प्राइस है, ये यही प्राइस है गुड्स की, यही भाव पे बेचा जा रहा है। तो उस वो सारी प्राइस कहाँ लिखी होती है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, जिसको बोलते हैं कंस्यूलर इनवॉइस। और ये सर्टिफिकेट मैं लूंगा, मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं कंस्यूलर इनवॉइस लूंगा जिसमें सारी डिटेल होगी कि गुड्स की क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, ठीक है, और उस पर मैंने कितनी एक्साइज पे कर दी है, एक्साइज ड्यूटी पे करी है, हर एक चीज उसमें लिखी हुई होगी, जिसको अपने कंस्यूलर इनवॉइस कहते हैं। फिर है सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। किसको भेजे जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स? मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं किसको भेजूंगा? इंपोर्टर को भेजूंगा। अभी तक के जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे मैं भेज दूंगा, एक्सपोर्टर भेजेगा सारे डॉक्यूमेंट। इनवॉइस हो गया, कंस्यूलर इनवॉइस, इंश्योरेंस पॉलिसी, कवर नोट, बिल ऑफ लीडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कंस्यूलर इनवॉइस, बिल ऑफ एक्सचेंज, XYZ सब भेज दूंगा। किसको भेज दूंगा? इंपोर्टर को। किसके थ्रू भेजूंगा? इंपोर्टर की बैंक को भेजूंगा, मेरी बैंक के थ्रू। मेरी बैंक को बोल दूंगा लो भाई डॉक्यूमेंट सारे के सारे भेज दो। किसको? सामने वाले की बैंक को। ठीक है, इंपोर्टर को भेज दो, उसकी बैंक को भेजेंगे, मतलब इंपोर्टर तक वो गुड्स पहुंच गया। क्लियर? नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मनी। पैसों को कलेक्ट किया जाएगा। अब देखो पैसे कैसे कलेक्ट करते हैं, याद रखना। तो आपको याद होगा शुरुआत में मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट बताया था। लेटर ऑफ क्रेडिट कभी भी पेमेंट के लिए यूज नहीं होता, जनरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज होते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, उसको यूज किया जाता है पेमेंट लेने और देने के लिए। तो एक्सपोर्टर एडवाइस देता है अपनी बैंक को फॉर कलेक्शन ऑफ द मनी, मतलब मैं बोलूंगा बैंक को कि जाओ भाई उससे पैसा ले लो। तो एक्सपोर्टर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा इंपोर्टर को, ठीक है, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द अमाउंट मेंशन्ड इन द इनवॉइस। इनवॉइस में जो अमाउंट लिखी है वो अमाउंट का मैं बिल ऑफ एक्सचेंज रेडी करूंगा और उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मेरी बैंक को दूंगा, मेरी बैंक उसकी बैंक को देगी और वहां से फिर मिलेगा पेमेंट। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो दो तरीके से होता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट जिसको DA कहते हैं, और दूसरा है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, DA और DP कहा जाता है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ज्यादा डिटेल में मत जाना, बट इतना याद रखना दो तरीके से पेमेंट होता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। और पूरा पेमेंट किसके थ्रू होता है? इसी बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है। तो यहां पे जो 16 देखो शुरुआत की थी हमने ऑर्डर लेने से, लास्ट में अपने को मिल गया पेमेंट। ये पूरी प्रोसेस को ही अपने क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट प्रोसीजर कहते हैं। और टोटल इसके 16 स्टेप्स है। अगर 16 स्टेप याद कर लेते तो बढ़िया है, बाकी एग्जाम में 8 स्टेप भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे स्टेप्स और ये पूरी एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।